मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम महाकाव्य के स्वरूप पर और अध्ययन करेंगे। पद्य काव्य के दो भेद होते हैं, एक तो प्रबंध काव्य होता है और दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो भेद किए जाते हैं, प्रथम महाकाव्य व दूसरा खंड काव्य। आज हम महाकाव्य के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। महाकाव्य मानव की कलात्मक प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है। महाकाव्य की रचना का जो उद्देश्य है वह उच्च जीवन मूल्यों की स्थापना के साथ साथ पाठक के लिए आनंद देने वाला भी होता है। महाकाव्य में लोक जीवन एवं संस्कृति की अभिव्यक्ति के साथ साथ महान चरित्रों एवं उनके महान कार्यों का वर्णन होता है, जो कार्य मानवीय प्रगति के लिए या मानव की प्रगति के लिए, मानव के बेहतर भविष्य के लिए, मानव के सुखद जीवन के लिए समाज का पथ प्रदर्शन करते हैं। देश और काल के अनुसार महाकाव्य का स्वरूप निरंतर परिवर्तित होता रहता है और इस परिवर्तनशीलता के कारण महाकाव्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि समय की परिस्थितियाँ अर्थात समय के आधार पर परिवर्तन में मूल्यों में परिवर्तन होता है, जीवन शैली में परिवर्तन होता है, आचार विचार में परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन को एक निश्चित मानदंड के आधार पर हम नहीं लिख सकते हैं। तो आज हम जो महाकाव्य हैं और उन महाकाव्यों की क्या परिभाषाएं दी जा सकती हैं, उसका स्वरूप कैसा हो सकता है, कैसा होना चाहिए, इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस अध्ययन में महाकाव्य जो लिखे गए हैं वो पाश्चात्य देशों में भी लिखे गए हैं, भारत में भी लिखे गए हैं और पाश्चात्य विचारकों और भारतीय विचारकों ने इस संबंध में अपने मत और विचार लिखे हैं, प्रस्तुत किए हैं। तो आज हम भारतीय आचार्यों ने जो महाकाव्य के स्वरूप पर विचार व्यक्त किए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय आचार्यों में सबसे जो पहला मत है या सबसे पहले जो आचार्य हैं वो भामह हैं और भामह ने महाकाव्य के स्वरूप के बारे में कहा है, सर्गबंधो महाकाव्य महता च महच्च यत् अग्राम्य शब्दमर्थम च सालंकारम सदाश्रयम् मंत्रदूत प्रयाणजिनायकाभ्युदयश्च यत् पंचभिः संधिर्भियुक्तं नाति व्याख्येयमिद्यमतः। अर्थात लंबे कथानक वाला, महान चरित्रों पर आश्रित और नाटकीय पंच संधियों से युक्त, उत्कृष्ट और अलंकृत शैली में लिखित तथा जीवन के विविध रूपों और कार्यों का वर्णन करने वाला सर्गबद्ध सुखांत काव्य महाकाव्य कहलाता है। तो भामह ने सुखांत, एक तो महाकाव्य सुखांत होना चाहिए, दूसरा नाटक में जो संधियाँ होती हैं और उन संधियों से युक्त होना चाहिए, नाटक का नायक महान चरित्र वाला होना चाहिए, उसका कथानक है वो भी लंबा होना चाहिए। इस प्रकार से भामह ने और अपने अनुसार महाकाव्य का स्वरूप निर्धारित किया है या स्वरूप के लक्षण दिए हैं। इसके पश्चात आचार्य दंडी ने महाकाव्य के स्वरूप के विषय में और चिंतन किया है और उन्होंने कहा है कि महाकाव्य वह है जिसका कथानक इतिहास कथा से उद्भूत हो, नायक चतुर और उदात्त हो, उद्देश्य चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो, अलंकृत हो महाकाव्य, भावों और रसों से भरा, बड़े आकार का, सर्गबद्ध तथा पंच संधियों से युक्त हो। तो दंडी ने भी सामान्यतः जो भामह ने कहा है उसी प्रकार की परिभाषा दी है, कुछ सूत्र बढ़ा दिए हैं या कुछ अपने
नियम और बढ़ा दिए हैं। तो इसमें भी कथानक इतिहास कथा से, अर्थात जो कथानक है, कथा वस्तु है, वो इतिहास की किसी कथा से संबंधित हो, नायक चतुर और उदात्त हो, उसमें मानवीय गुण भरे हुए हों, और नायक का जो उद्देश्य है, जो महान काव्य का नायक है, उसका उद्देश्य चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से किसी एक फल को प्राप्त करने के लिए उसका कार्य व्यापार हो। भाषा उसकी अलंकृत होनी चाहिए, महाकाव्य की अलंकारों का प्रयोग हो, और भावों का समुचित संयोजन हो, रस से भरा, अर्थात उसमें रसों का भी संयोजन हो, भावों का संयोजन हो, और आकार उसका बड़ा हो, और सर्गबद्ध, सर्ग का अर्थात यहाँ पर अध्याय में विभक्त हो। सर्ग अध्याय के लिए कहते हैं, तो इसलिए अध्यायों से विभक्त हो, लेकिन उनकी जो शैली है या उनका जो नामकरण है वो सर्ग के आधार पर होना चाहिए, पंच संधियों से युक्त हो। उसमें 5 संधियाँ, जब हम नाटक देखते हैं, दृश्य काव्य का अध्ययन करते हैं, तो उसमें 5 संधियाँ बताई गई हैं, इसलिए महाकाव्य में भी 5 संधियों का होना आवश्यक माना है, दंडी ने भी और भामह ने भी। तो ये जो 5 संधियाँ हैं, इनके बारे में हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो पहली संधि होती है वह मुख संधि होती है। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं तो संधि का मतलब होता है कि जो वस्तु है, कथा वस्तु है, उसके अंशों का, उसके जो भाग हैं, उस भाग का संयोजन किस प्रकार से किया जाए। तो ये जो संयोजन होता है वो कार्य अवस्थाओं का और अर्थ प्रकृतियों का संयोजन होता है, इनकी संधि होती है, जिसके आधार पर महाकाव्य या नाटक की रचना होती है। तो सबसे पहले कार्य अवस्थाएँ होती हैं। तो कार्य अवस्था वह है जो नायक को फल प्राप्ति की दृष्टि से करनी पड़ती है, अर्थात जो नायक प्रयास कर रहा है, जिस फल को प्राप्त करना चाहता है, उस फल की प्राप्ति के लिए किया गया जो कार्य व्यापार है वो कार्य अवस्थाएं होती हैं। और कथा वस्तु के चमत्कार युक्त अंश जो नायक की फल प्राप्ति में सहायक होते हैं वो अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। तो कार्य अवस्थाओं में सबसे पहले आरंभ होता है, जिसमें कथा का आरंभ किया जाता है। दूसरा प्रयत्न होता है, नायक अपने फल के लिए, जिसे प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। और तीसरी जो अवस्था है वो प्राप्त्याशा है, अर्थात प्रयत्न के बाद में फिर नायक को उसकी प्राप्ति की स्थिति पैदा होने लगती है, प्राप्ति का थोड़ा सा आभास होने लगता है, वह प्राप्त्याशा है। और फिर चौथी जो कार्य अवस्था है वो नियताप्ति है। पहले जो धुंधलापन होता है कार्य सिद्धि के लिए, वह फिर नियताप्ति हो जाता है, अर्थात उसके सभी अवरोध हट जाते हैं और वह निश्चित हो जाता है कि फल प्राप्त होगा, और उसके बाद में फिर फलागम की स्थिति होती है, फलागम कार्य अवस्था होती है। इस प्रकार से जो कार्य व्यापार है उसकी को 5 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। अर्थ प्रकृतियाँ भी कार्य अवस्थाओं को जोड़ती हैं। तो अर्थ प्रकृति में सबसे पहली बीज होती है, जिसमें चमत्कार युक्त अंश है या नायक का कार्य व्यापार है, उस कार्य व्यापार के साथ में जुड़ती हैं। दूसरी बिंदु होती है, जिसमें नायक का संघर्ष भी होता है। तीसरी पताका होती है। पताका वह कथा होती है जो नायक की कथा के साथ साथ में चलती है, प्रासंगिक कथा होती है और फल प्राप्ति तक पूरी तरह से चलती है। फल प्राप्ति के साथ ही यह कथा भी जो प्रासंगिक होती है वह समाप्त होती है। चौथी प्रकृति अर्थ प्रकृति होती है। तो प्रकृति में ऐसी कथाएं जो नायक के कार्य व्यापार में, नायक के फलागम की स्थिति में, नायक के लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति में आती हैं थोड़ी देर के लिए और फिर समाप्त हो जाती हैं। अंत में जो अर्थ प्रकृति है वो कार्य है, अर्थात संपन्नता फलागम के साथ में कार्य की अर्थ प्रकृति जुड़ जाती है। इसी प्रकार से जो आरंभ और बीज, जो कार्य अवस्थाएं हैं आरंभ और अर्थ प्रकृति है बीज, इसको जोड़ने वाली या संधि जो होती है वह मुख संधि कहलाती है। प्रयत्न और बिंदु को जोड़ने वाली जो संधि होती है वह प्रतिमुख संधि कहलाती है। प्राप्त्याशा और पताका
इनको जोड़ने वाली जो संधि होती है वह गर्भ संधि कहलाती है। नियताप्ति कार्यावस्था और प्रकरी अर्थ प्रकृति को जोड़ने वाली संधि विमर्श संधि कहलाती है तथा फलागम और कार्य को जोड़ने वाली जो संधि है वो निर्वहन कहलाती है। निर्वहन का मतलब अर्थात हमारा निर्वाह हो गया, स्थिति पूर्ण हो गई। तो इस प्रकार से भामे ने और दंडी ने दोनों ने माना है कि कार्य अवस्थाएं होनी चाहिए और संधियां होनी चाहिए और उसके बाद में अर्थ प्रकृतियाँ, इनका कथानक में उपयोग होना चाहिए। इससे तो दंडी ने जो महाकाव्य के प्रारंभ और वर्णनीय वस्तु व्यापार तथा सर्ग और छंद के विषय में विशेष ध्यान दिया। अर्थात दंडी का जो महत्व है वो ये है कि इन्होंने प्रारंभ और वर्णनीय वस्तु व्यापार तथा सर्ग और छंद के विषय में अधिक जोर दिया है आचार्य दंडी ने। दंडी के बाद में जो आचार्य हैं वह रुद्रट हैं। तो रुद्रट ने कहा है महाकाव्य के बारे में कि महाकाव्य में ख्यात, लंबी पद्यबद्ध कथा और सर्गों में विभक्त, अर्थात कथा होनी चाहिए जो पद्यबद्ध होनी चाहिए, ख्यात होनी चाहिए, विख्यात कथा होनी चाहिए, इस प्रकार का नायक होना चाहिए उसका। वह कथा लंबी होनी चाहिए और छंदों में रचित होनी चाहिए, सर्गों में विभक्त होनी चाहिए। तो उपर्युक्त जो भामे और दंडी हैं उनके आधार पर ही इन्होंने कथा की स्थिति मानी है। नायक सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, उसमें मानवीय गुण, साहस, ये सभी गुण होने चाहिए। प्रजा का प्रिय होना चाहिए, अर्थात राजा होना चाहिए जो प्रजा को प्रिय हो। विजय का इच्छुक होना चाहिए और शक्ति त्रय से संपन्न होना चाहिए। तो शक्ति त्रय यहाँ पर माना है, एक तो मंत्रणा शक्ति, दूसरा प्रभु शक्ति और तीसरा कोश शक्ति। अर्थात जो राजा है, नायक है, उसमें मंत्रणा शक्ति होनी चाहिए, मंत्र शक्ति होनी चाहिए, चिंतन की स्थिति होनी चाहिए, और दूसरी प्रभु शक्ति, ऐश्वर्य की शक्ति होनी चाहिए कि उसकी बात को सभी माने, और तीसरी कोश, अर्थात उसका जो खजाना है, धन है, वह भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, शक्ति संपन्न होना चाहिए इन तीनों शक्तियों से महाकाव्य के नायक को। अब महाकाव्य में रुद्रट कहते हैं कि नायक के वंश का वर्णन होना चाहिए, नगर का वर्णन होना चाहिए, सैन्य वर्णन, कथानक विकास नाटकीय तत्वों के अनुसार होना चाहिए। तो सेना का भी वर्णन होना चाहिए राजा की का, और कथानक है वह नाटकीय तत्वों के अनुसार, जो हम पहले कह चुके हैं, कार्य अवस्था, अर्थ प्रकृति और संधियों के अनुसार जो कथानक है, कथा वस्तु है, उसका विकास होना चाहिए। अगला जो रुद्रट ने दिया है, प्रतिनायक और उसके वंश का वर्णन भी होना चाहिए, क्योंकि जब नायक है तो नायक के कार्य में, नायक की लक्ष्य में और व्यवधान पैदा करने के लिए प्रतिनायक होता है, तो उसके वंश का भी वर्णन होना चाहिए। नायक द्वारा प्रतिनायक की पराजय दिखाया जाना महाकाव्य में आवश्यक होता है, तथा जैसे प्रसंग हैं उस प्रसंग के अनुसार नदी, पर्वत, संध्या, प्रातः, रजनी, तालाब, जल विहार आदि का वर्णन भी रुद्रट ने माना है कि इनका वर्णन होना चाहिए। प्रतिनायक के नगर का अवरोध भी होना चाहिए महाकाव्य में, अर्थात उसका घेराबंदी, और युद्ध की पूर्व रात्रि से सैनिकों का मदिरापान, व्यूह संरचना, उसके बाद में तुमुल युद्ध, और अंत में नायक द्वारा प्रतिनायक पर विजय प्राप्ति अर्थात लक्ष्य प्राप्ति। इस प्रकार रुद्रट ने माना है कि कथा किस प्रकार की होनी चाहिए। रुद्रट ने यह भी माना है कि महाकाव्य में सभी रसों का, जो 9 रस हैं, उन 9 रसों का वर्णन होना चाहिए, और उसकी वर्णन शैली है या उसमें जो घटनाएं आई हैं महाकाव्य में वह स्वाभाविक हों, इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन होना चाहिए। रुद्रट से आगे फिर अग्नि पुराण में और महाकाव्य के लक्षण दिए हैं। तो अग्नि पुराणकार ने भी महाकाव्य के लगभग यही लक्षण दिए हैं कि सर्गबद्ध होना चाहिए, प्रारंभ संस्कृत के से होनी चाहिए, कथानक इतिहास कथा से उद्भूत होना चाहिए, मंत्रणा, दूत प्रेषण, युद्ध आदि का वर्णन, नगर, पर्वत, समुद्र, ऋतु, चंद्र, सूर्य, आश्रम, पादप, उद्यान, जलकीड़ा,
मद्यपान, गाढ़ अंधकार, प्रचंड पवन आदि का वर्णन भी अग्नि पुराण ने अपरिहार्य माना है महाकाव्य की रचना में। कथानक के लिए अग्नि पुराणकार ने कहा है कि इसमें वृत्तियों, कार्य प्रवृत्तियों तथा भावों से समन्विति का होना आवश्यक है। अर्थात कथानक में वृत्तियाँ भी होनी चाहिए, प्रवृत्ति भी होनी चाहिए और भाव होने चाहिए। रीति, गुणों और रसों से पुष्ट और नायक को चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति। तो अग्नि पुराणकार ने भी यही विशेषताएं मानी हैं। आगे आचार्य विश्वनाथ हैं, जिन्होंने भामह, दंडी, रुद्रट और अन्य जितने भी महाकाव्य के लक्षणकार हुए हैं इनसे पूर्ववर्ती, उन सभी के आधार पर तथा कुछ स्वयं चिंतन मनन करके और विश्वनाथ ने भी महाकाव्य के लक्षण प्रस्तुत किए हैं। और यही जो लक्षण हैं यही आज तक उपयुक्त होते आ रहे हैं, क्योंकि इनमें सभी विद्वानों का, सभी आचार्यों का समाहार हो जाता है इनके महाकाव्य के लक्षणों में। तो इन्होंने भी माना है महाकाव्य सर्गबद्ध हो, संख्या 8 से और 30 से कम, अर्थात महाकाव्य की जो संख्या है सर्गों की वह 8 से तो कम नहीं होनी चाहिए और 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सर्ग ना तो छोटे होने चाहिए और ना ही बड़े होने चाहिए। सर्ग के अंत में आगे क्या कथा आएगी इसकी सूचना भी होना आवश्यक माना है विश्वनाथ ने। छंदों का प्रयोग होना चाहिए, एक छंद ना होकर के महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होना चाहिए। और सर्ग का नामकरण होना चाहिए। वह नामकरण किसी वृत्त के आधार पर, स्थान के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, किसी के भी आधार पर हो सकता है। कथा ऐतिहासिक और लोक प्रसिद्ध सज्जन से संबद्ध होनी चाहिए। नायक सद्वंशीय क्षत्रिय हो, शूरवीर हो, धीरोदात्त गुणों से युक्त हो, श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक अंगी रस अर्थात मुख्य रस एक हो जिसका पूर्णतः परिपाक हो, तथा अन्य रसों का अंगी रूप में अर्थात अंग रूप में वर्णन होना चाहिए। ग्रंथ का आरंभ, आशीर्वाद, नमस्कार और वर्ण वस्तु का निर्देश, कहीं कहीं खलों की निंदा और सज्जन प्रशंसा, प्रकृति वर्णन में संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय आदि का नियोजन और जीवन प्रसंगों की रमणीय योजना। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने भी अपने महाकाव्य के जो लक्षण हैं वो दिए हैं और सामान्यतः सभी जो लक्षण हैं विश्वनाथ के अनुसार ही आज तक महाकाव्यों में देखे जा रहे हैं। इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि भारत की जो आचार्य हैं उन्होंने अपना अध्ययन किया है, विचार किया है, और उस विचार के बाद में फिर हम देखते हैं कि उपर्युक्त जो परिभाषाएं दी गई हैं आचार्यों के द्वारा महाकाव्य के स्वरूप के बारे में, तो संक्षेप में, निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि लगभग सभी आचार्यों ने जो परिभाषाएं दी हैं, लक्षण दिए हैं, हम 2 भागों में अध्ययन कर सकते हैं, 2 भागों में स्पष्ट कर सकते हैं। एक तो इसका अंतरंग तत्व हैं। अंतरंग तत्व वह हैं जिनका संबंध महाकाव्य की आत्मा से है या भाव जगत से है। तो अंतरंग तत्वों में जो लक्षण हैं वो ये हैं कि इतिहास प्रसिद्ध या लोक प्रसिद्ध कथा सभी ने माना है कि इतिहास या लोक प्रसिद्ध हो, नायक में धीरोदात्त गुण हों और विविध रस भावों की गंभीर योजना हो, चतुर्वर्ग प्राप्ति रूप उद्देश्य एवं उच्च जीवन दर्शन। नायक का जो उद्देश्य है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से किसी भी एक को प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिए और उच्च जीवन का दर्शन होना चाहिए। प्रकृति चित्रण भी होना चाहिए महाकाव्य में और लोक जीवन का चित्रण भी होना चाहिए कि महाकाव्य में लोक किस प्रकार का चित्रित किया जाता है। 6वां सर्गबद्धता है, कार्य अवस्थाओं एवं संधियों का परिपालन है, जो हम पूर्व में विश्लेषित कर चुके हैं। और प्रौढ़ अभिव्यक्ति विधान, अभिव्यक्ति जो है उसकी प्रौढ़ होनी चाहिए, उच्च भाषा होनी चाहिए, उदात्त भाषा होनी चाहिए, छंदों का
प्रयोग होना चाहिए, अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं इसके बहिरंग तत्व के बारे में। तो बहिरंग तत्व जो है वह है इसकी आकृति से संबंधित, अर्थात महाकाव्य की आकृति है, रूप रचना है, वो किस प्रकार से हो। तो इसमें इन्होंने माना है कि महाकाव्य का शुरू मंगलाचरण से हो, सज्जन प्रशंसा हो और दुर्जनों की निंदा हो। दूसरा बहिरंग तत्व में हम ले सकते हैं कि सर्गों की संख्या। तो सर्गों की संख्या के बारे में 8 से कम सर्ग नहीं हों और 30 से अधिक सर्ग नहीं हों। महाकाव्य की रचना या आकार के आधार पर उनकी संख्या निर्धारित होती है। नामकरण भी होना चाहिए महाकाव्य का, और सर्गांत में आगामी कथा की सूचना। तीसरा, सर्ग में एक छंद का प्रयोग होना चाहिए और सर्गांत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। चौथा, महाकाव्य का नामकरण या तो वृत्त के आधार पर, जो कथा वस्तु है उसके आधार पर, या नायक के नाम के आधार पर, या किसी पात्र के आधार पर, या फिर किसी स्थान विशेष को लेकर के महाकाव्य का नामकरण किया जा सकता है। पांचवा है प्रतिनायक के वंश एवं वैभव का वर्णन। तो प्रतिनायक है, जिसे हम खलनायक भी कहते हैं, जो नायक के लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध पैदा करता है, उसके वंश का और उसके वैभव का, क्योंकि वह प्रतिनायक भी माना जाता है महाकाव्य में वैभवशाली होना चाहिए, ताकि नायक द्वारा परास्त करने पर नायक की ख्याति और प्रसिद्धि और बढ़े। इस प्रकार प्रतिनायक का भी वर्णन होना चाहिए। अगला, रमणीय विषयों की स्थिति जो बहिरंग तत्व में आती हैं, जो रमणीय हैं, आनंद देने वाले हैं, प्रकृति चित्रण है, संध्या का वर्णन है, जल क्रीड़ा है, इस तरह के जो वर्णन हैं ये सब बहिरंग तत्वों में आते हैं। तो इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में या आज हमने अध्ययन किया है महाकाव्य के तत्वों का, जो भारतीय आचार्यों द्वारा दिए गए हैं या भारतीय आचार्यों ने अपने ग्रंथों में उद्घाटित किए हैं। हमारा यह व्याख्यान या अध्ययन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।